और बहन जी से तो मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ। और जो सपना था मेरा एक कि मैं अपने देश की स्पेशली जो बहुत अच्छी लीडर हैं उनसे मिलूं, तो बहन जी से जब मेरी मुलाकात हुई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स हैं इनके बारे में आपको शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि निर्भया के लिए लड़ते लड़ते ये देश की तमाम बेटियों की उम्मीद बन गई, जिनके साथ कहीं भी कोई अन्याय हुआ हो या वो अपने लिए अदालतों के दरवाज़ों तक जाकर न्याय की गुहार लगाने की सोच रही हूँ। हाथरस का केस भी अभी इनके हाथ में है और ये लगातार उसके लिए फाइट कर रही हैं। सीमा समृद्धि कुशवाहा मैम, बहुत स्वागत आपका बहुजन टीवी पे। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू। लेकिन फ़िलहाल आप जिस वजह से चर्चा में हैं वो एक और वजह है, पॉलिटिकल है। और क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में पॉलिटिक्स से जुड़ा या कोई भी मामला या कोई भी चर्चा हो तो वहाँ तक पहुँचना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम आपके पास जो मसला लेकर आए हैं वो पॉलिटिकल है, क्योंकि आपने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया है, आपने पार्टी ज्वाइन की है। तो उसके पीछे आपका क्या मकसद है और किस सोच के साथ आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां और खासकर ऐसी पार्टियां जो कहा जा रहा है कि बीजेपी है, आप तो किसी भी पार्टी में जाती तो आपके लिए तो पलक पावड़े बिछा के लोग इंतज़ार करते। देखिए पूजा जी, ये सच है कि मुझे जो रूलिंग पार्टी है उससे मुझे ऑफ़र किया गया, उसके अलावा भी जो पार्टियां फाइट में हैं उनसे भी मुझे ऑफ़र किया गया। लेकिन ऑफ़र जो किया गया मुझे पता है कि उन चीज़ों से मुझे टेम्परेरी कुछ इंडिविजुअल बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में लोगों के लिए अगर मुझे काम करना है तो वो तो मुझे सोच समझ के निर्णय लेना था। और जब मैंने सारा कैलकुलेशन किया और चीज़ों को देखा, और इवन कि पहले से जो देखती आ रही थी कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत का पॉपुलेशन के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य की एक स्त्री 4 बार मुख्यमंत्री बन रही है। और वो स्त्री मुख्यमंत्री बन रही है वो उस समाज से आ रही हैं, सुश्री बहन मायावती जी, जहाँ पर हमारे देश के मेल पर्सन को भी अभी इक्वल लेवल पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं जी। और स्त्री तो हर घर में पीड़ित है एक तरीके से, मैं जितना समझ पा रही हूँ इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो उस बेटी ने जिस तरीके से संघर्ष किया और वहाँ तक पहुँची, और अब जब उनका एक स्टेटमेंट आता, मैं अभी देख रही थी, उनके वीडियोज़ भी देखती रहती हूँ, उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगी बहुजनवाद से। तो उनका जो आंसर था वो ये था कि देखो, पहले हम, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वो हमारे देश के अंदर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, लेकिन जब हम किसी एक संवैधानिक पद पर पहुंचते हैं तो हमारी जिम्मेदारी देश राज्य के उस हर वर्ग के लिए है, जाति धर्म लिंग से ऊपर उठ करके। आप देखिए पूजा जी, आज सार्वजनिक मंच पे लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, और वो स्त्री जिसने जातिवाद की पीड़ा झेली है उसके बावजूद भी आज वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। तो जब हम डेप्थ में जा कर के चीज़ों को समझ रहे हैं और उनकी जब पॉलिसी की हम बात करें, 2007 से 12 का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें आप देखेंगे कि उस कार्यकाल में जितना डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, चाहे वो हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या स्मारकों की बात करें या हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, अगर ये सारी चीज़ें निकाल दी जाएं, एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया, पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ। आज जब हम यहाँ से निकलते हैं सोचते हैं कि जब पहले की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया, कभी मैं साइकिल लेकर के जब जाती थी, स्कूल जा रही हूँ तो पता चला खरिंजा पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़े हुए हैं, और गिर भी जाती थी साइकिल से तो चोट भी लगती थी सर। लेकिन एक हमारे देश की स्त्री जो है मुख्यमंत्री जब बनती है तो वो एक्सप्रेस का कॉन्सेप्ट लेकर के आती है। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर अगर कहूँगी मेरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो हमारे देश की जो एक आबादी उस पर सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो है महिलाओं की आबादी। बहन जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर सबसे सुदृढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देख करके उनको ज्वाइन किया। बहन जी के अपना जो व्यक्तित्व है, निर्भीक, निडरता उनके अंदर, उनका संघर्ष, और दूसरा उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी, इन सारी चीज़ों से मैंने प्रभावित होकर के किया। और एक और मैं बात कहूँगी, मुझे पीसफुल तरीके से काम करना अच्छा लगता है। और भी जो पार्टियां हैं, प्रोपोगेंडा बहुत है, मीडिया हाइप बहुत है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे कुछ नहीं है। तो ये कई कारण हैं
और बहन जी से तो मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ। और जो सपना था मेरा एक कि मैं अपने देश की स्पेशली जो बहुत अच्छी लीडर हैं उनसे मिलूँ, तो बहन जी से जब मेरी मुलाकात हुई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस रिस्पेक्ट से, जिस आत्मीयता से उन्होंने हमसे बात की, तो मुझे लग रहा था मैं खुद में प्राउड फील कर रही थी। तो जो लोग कहते हैं कि बहन जी से मिलना बहुत मुश्किल है, जल्दी मिलती नहीं वो किसी से, फिर उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? उनको मैं यही कहूँगी, वो हर किसी से मिलती हैं और बहुत सम्मान पूर्वक मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो बाध्यताएं होती हैं, कुछ अनुशासन होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी का भी इशू होता है। तो उन सारी बाध्यताओं की वजह से अगर वो नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब कोई भी निगेटिव ये ना निकाले कि बहन जी आपको इंडिविजुअल नहीं मिल रही हैं या बहन जी को कोई भी घमंड है, ऐसा नहीं है। बहन जी को लिबरल तरीके, वो बहुत ही एक लिबरल लेडी हैं और बहुत अच्छी इंसान है, ये चीज़ मैंने जाके महसूस किया वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आप भी ग्रास रूट लेवल पे उतना प्रूफ करिए, काम करिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया है, काम किया है, सब कुछ झेला है। जिस स्त्री के साथ मतलब कहेंगे कि एक तरीके से जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, देखा, उनका एनकाउंटर होने वाला था, क्या कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है, तो उसका कम से कम 1% आप करिए, देखें वो कैसे नहीं मिलती है। और बहुजन समाज या पूरे देश की मैं बात करूं, सब समाज के लोगों की बात करूं, सब लोगों को वो अपने दिल में रखती हैं और अपनी पॉलिसी में रखती हैं। जब वो बनाती है सबके लिए काम करें, तो ये भी हमारे लिए छोटी बात नहीं है। अब क्योंकि आपने पार्टी ज्वाइन की और जैसा कि आपने बताया कि जो कारण रहे हैं, क्योंकि आप प्रभावित हैं बहन मायावती जी के, उनके खुद के व्यक्तित्व से और पार्टी में जो अनुशासन है खास तौर से उसको लेके, अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद कोई भी अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो, और आप जैसा अगर कोई चेहरा जो बहुत लोगों में लोकप्रिय है, लोग आपको चाहते हैं, तो ऐसे में सवाल आएगा कि उत्तर प्रदेश में किस सीट से आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए अभी पूजा जी मैंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में पार्टी ज्वाइन की है और मैं बिल्कुल इस उद्देश्य से नहीं गई पार्टी में कि मुझे अभी 2022 में चुनाव लड़ना ही है। हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग पहले से 20 साल से वर्कर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब समर्पित किया हुआ है पार्टी को, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उनकी पहली ये उनका अधिकार है कि वो फाइट करें। और मैं अभी पार्टी में गई हूँ, मैं चीज़ों को और अच्छे से सीखना चाहती हूँ। मैं अभी एक एडवोकेट, एज ए एडवोकेट सिर्फ वर्क कर रही थी, एज ए पॉलिटिशियन वर्क नहीं कर रही थी, एज ए सोशल वर्क कर रही थी। एज ए पॉलिटिशियन अगर किसी भी फील्ड में आप जाते हो तो कुछ तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे पॉलिसी बनेगी, क्या क्या हमारे एजेंडा होने चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम सडनली जाकर के चुनाव में, तो मुझे लगता है कि मेरा ये उद्देश्य भी नहीं था। और दूसरा एक और मेरा मानना है कि अगर पार्टी के साथ रह करके पार्टी किस आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, पार्टी किस तरीके से काम करे, उन सब में भी अगर आप सहयोग करते हैं तो ये भी एक पॉलिटिक्स ही है, सिर्फ MP MLA बन जाना भर पॉलिटिक्स नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मेरी पार्टी जो है 2022 में फुल मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए और फिर हमारे उत्तर प्रदेश की जो बेटियां आज डरी सहमी निकल रही हैं, चाहे हाथरस गैंगरेप पीड़िता बेटी हो जिसके साथ गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ और उनको फोर्सफुली क्रिमेट कर दिया गया, उस बेटी को जो लास्ट रिचुअल्स थे वो भी अधिकार उससे छीन लिया गया। और कितने ऐसे केसेस हैं पूजा जी, जिसको मैं कहूँगी एक कुशीनगर का केस है जिसमें 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया गया। मिर्ज़ापुर का केस है, 2 लोग गैंग रेप करते हैं, 9 साल की वो भी बच्ची थी, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। उसकी मदर से जब बात कर रही हूँ तो वो रो रही है, कह रही हैं वो कि हमारी बिटिया सबसे इंटेलिजेंट थी और उसके जो बड़े भाई हैं उनसे कहती थी कि भैया तुम मेहनत नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो। वो बेटी कुछ पॉसिबिलिटी थी, बन सकती थी, कुछ भी बन सकती थी, कंट्रीब्यूट कर सकती थी हमारी कंट्री में, उसको इस दुनिया से विदा कर दिया गया, उसको मर्डर कर दिया गया, रेप। तो इन सब की चीज़ें हमारी गवर्नमेंट संवेदनशील क्यों नहीं है? और वही जब BSP की सरकार आती है तो बेटियां रात में भी 12 बजे फ्री निकल रही हैं। तो ऐसी सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? और इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि हमारे जो भी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो सुन रहे हैं, मुझे सुनेंगे आपके माध्यम से पूजा जी, मैं कहूँगी कि एक बार आप लोग इन प्रोपोगेंडा से निकल करके, चाहे वो BJP पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आप सोचिए कि आपको एक्चुअल में दिया किसने क्या है। दूसरी एक और मैं बात करूँगी, अगर
आज लोग जाति के आधार पे फाइट कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारी जाति को इतना वोट, राजभर जी हैं या बहुत लोग हैं। बहन मायावती जी के कार्यकाल में उन्होंने अपनी कैबिनेट में या अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हर किसी को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हर किसी को उन्होंने दिया। तो मैं तो कहूँगी कि एक कंप्लीट जो पार्टी है जिसको कहेंगे राष्ट्रीय लेवल की, वो मुझे नहीं लगता है कि बीएसपी के अलावा कोई है। और भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पार्टी नेशनल लेवल पे 2024 में भी बहुत बेटर करने वाली है। लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से एक बार दोबारा बहन जी की सरकार आने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं देश के, केंद्रीय गृह मंत्री, वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर से लोगों को याद दिला के कि अगर आपको दंगे याद हैं तो दोबारा आपको किसको वोट देना है आप जानते हैं, क्योंकि अगर सपा या बसपा की सरकार आती है तो माफिया राज जो है उत्तर प्रदेश में वो वापस आ जाएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एक स्टेटमेंट है, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगी, और वहाँ तक दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। तो दंगे कौन करवा रहा है? बहन मायावती जी का कार्यकाल रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ, ना जातिगत दंगा हुआ, ना धार्मिक दंगा हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो ये स्टेटमेंट दे क्यों रहे? उनको तो ये बोलना चाहिए कि आपको उस पार्टी को चुनना चाहिए। एज ए बीजेपी लीडर मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस पार्टी को चुनिए जिस पार्टी के कार्यकाल में कभी दंगा नहीं हुआ है। तो बीएसपी को वोट देना चाहिए, ये बीजेपी के अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री को बोलना चाहिए। और साथ ही साथ उनको ये भी बोलना चाहिए कि देखिए, जो पार्टी दंगा, जातिगत दंगा, धार्मिक दंगे की बात नहीं कर रही, क्योंकि जो बात कर रही है एजुकेशन की, जो बात कर रही है इक्वलिटी की, जो बात कर रही है मानवता की, तो ये सारी मानवता की, इक्वलिटी की, हर चीज की बात करने वाली तो एक ही मात्र पार्टी है, बसपा पार्टी। तो फिर हमें माननीय गृह मंत्री को ये बोलना चाहिए कि हम बाद में अगर थोड़ी उनकी सीटें कम पड़ जाती तो हम बीजेपी उनको बहुमत वो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग वोट बीजेपी को करिए। अगर एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का पूजा जी डेवलपमेंट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सही चाहिए, अगर लोग अपनी बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी हो, एजुकेशन की अगर बात करें, नौ जॉब्स की बात करें, 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, उसमें सोचिए एक एक साल से हमारा युवा सड़कों पर बैठा हुआ है। और वही बहन जी का जब शासनकाल आता है 2007 में, आप सोचिए जो समर समाज पर इन लोगों ने बैन लगाया हुआ था कि उनको भर्ती नहीं किया जाएगा, उन्होंने करवाई। बैकलॉग की भर्तियां उन्होंने करवाई। 1 लाख से ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में भर्तियां हुई। आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें खराब है, तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टेटमेंट दे रहे ठोकों की नीति। क्यों किसी को ठोका जाएगा? आप लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि ऐसे क्रिमिनल ना पनपने पाए। बसपा पार्टी ने ऐसा किया कि क्रिमिनल्स थर थर कांपते थे। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि किसी के डर से, लॉ एंड ऑर्डर के डर से डिटरेंस था, थर थर कांपते थे। तो वो बातें होनी चाहिए। ठोकों की पॉलिसी आप क्यों अपनाओगे? आप किसी को भी। और उस ठोकों की नीति में कितने फर्जी एनकाउंटर करवा दिए गए हैं। और इसके पास, हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। जेल जो कि पुलिस प्रोटेक्शन में लोगों का मर्डर कर दिया गया। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता जो बिटिया थी, उनके फादर का मर्डर हुआ, पुलिस प्रोटेक्शन में गए हुए थे ना वो। दूसरी अगर बात करें, जब इनकी 1 लाख इन्होंने पुलिस की भर्तियां की, उसके अलावा कितने महामाया विद्यालय बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, हर काम किया है। तो लेकिन हाँ, वो चीज़ है कि आज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। और एक और चीज़ पूजा जी, जब तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन था उसने ये नहीं बैन लगाया था कि ओपिनियन पोल जो है वो नहीं आई, तब तक 2 पार्टियों को फाइट में दिखाया जा रहा था। उसके बाद चर्चा शुरू होगी बीएसपी पार्टी की। इसका मतलब है कि अब ग्रास रूट लेवल से वो आंकड़े आना शुरू हुए हैं, और वो आंकड़े हमारी बीएसपी पार्टी के फेवर में हैं। और बहन जी हमारी कल से उनकी ना रैलियां शुरू हो रही हैं, और मैं कहती हूँ, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि उनकी कल से जब रैलियां शुरू हो रही है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले होने वाले हैं। आपने रैलियों की बात की और मेरा सवाल भी रैलियों से ही जुड़ा था, क्योंकि गृह मंत्री हैं देश के और उन्होंने ही कहा था कि बहन जी की ठंड खत्म नहीं हो रही, रैलियां नहीं कर रही। इसको लेकर लगातार हमले किए जा रहे थे कि बाकी सारी पार्टियां मैदान में हैं, सब अपने अपने चुनावी वादे लेकर मैदान में उतर चुकी हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन बसपा नहीं दिख रही ज़मीन पे। 2 बड़ी रैलियां हुई, उसके बाद से कोई रैली देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कल से, क्योंकि 2 फरवरी से एक बार दोबारा से बहन जी की रैलियां देखने को मिलेंगी,
लेकिन अब क्योंकि पाबंदियां हैं, अब कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ रूल्स के साथ देखने को मिलेगा, तो लोगों को शायद जो उम्मीद थी कि जो जिस बात के लिए बसपा जानी जाती है, पार्टी, उनके जो जनाधार देखने को मिलता है उनकी रैलियों में, लेकिन वो अब देखने को नहीं मिलेगा। देखिए पूजा जी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरी बहन जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि हमारे पास पूंजीपतियों का पैसा नहीं है जो हम बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करें, लेकिन जो हमारे लोग, जो हमारे देश के लोग हमें सपोर्ट करते हैं चंदा के रूप में 100 रुपये 50 रुपये, हम उनसे जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं और लोग एकत्रित होते हैं आकर के। अब जरूरी ये भी है कि उनको अपने कोविड के नियमों का भी पालन करना है। तो कोविड के नियमों, और उन्होंने निकाला भी है, प्रेस रिलीज निकाली गई, प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम फॉलो करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और बात करेंगे, प्रोपोगेंडा बीएसपी नहीं रचती है। हमारी जो पार्टी है बीएसपी, वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। आप देखेंगे 2017 का चुनाव हुआ तो आज जिन जिन पार्टियों को ये लोग ओपिनियन पोल में फर्स्ट और सेकंड में दिखा रहे हैं कि मैंडेट मिलने वाला है, तो बीजेपी की तो गवर्नमेंट बनी थी, उनको फुल बहुमत मिला, लेकिन जो पार्टी आज जिसको हम दिखा रहे हैं कि उनको भी मिल सकता था ओपिनियन पोल में, वो 3rd नंबर पर थी और बीएसपी 2nd नंबर पे थी। तो आप सोचिए हमारा कार्डर का वोट, वो तो हम उसको कैंपेन हमें बहुत करने की भी जरूरत नहीं है। और फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपको सारे आंकड़े दें, करीब 500 के नियर अबाउट जो प्रबुद्ध वर्ग के हैं, वो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर ने मीटिंग्स लिए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी कर चुके हैं हम 1 साल पहले ही। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे अगर हम जाएंगे, बूथ लेवल पर हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, करीब वो भी 500-600 के करीब हो रही हैं। एक आंकड़ा में थोड़ा गड़बड़ कर गई, यहाँ पे 70 से 80 रैलियां जो हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर के नेतृत्व में हुई हैं, और करीब 500 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ लेवल पे हुई हैं, लेकिन वो मीडिया में नहीं दिखाई गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने वोटर तक, अपने लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, और जिनके लिए हमने काम किया नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा हम बहुत पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, हमारी कैंडिडेट एक साल पहले डिसाइड हो चुके थे, तो अब वो जाकर के फाइट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट मैं फिर कह रही हूँ कि 10 मार्च को दिख जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जिस तरीके से रैलियां की, उन्होंने शुरुआत की और फिर उसके बाद हमने देखा कि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने उनका ही जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने अपने अपने दौरे शुरू किए। लेकिन एक तरफ सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे, साथ ही उनका परिवार भी, उनके साथ कपिल मिश्रा, उनके बेटे और उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा भी उनके साथ महिलाओं को जोड़ने की लगातार कोशिश करती रही। पर उसके बाद ये भी आया कि कहीं ना कहीं जो मिश्रा परिवार है पूरा, उनके ओवर टू देम हो गया है पूरा पार्टी का कार्यभार। इस तरीके की भी खबरें चलाने की कोशिश की। देखिए, खबरें कुछ भी चलती रहे, किसी भी पार्टी में पूजा जी जो व्यक्ति अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करता है, तो वो व्यक्ति एक ना एक दिन उस पार्टी को, जो उसका त्याग समर्पण होता है, तो वो पार्टी भी उस व्यक्ति को स्पेस देती है। वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वो दलित, चाहे ओबीसी, चाहे माइनॉरिटी। अगर यही बात हम बीजेपी पार्टी की करें, तो बीजेपी पार्टी में आप सोचिए कि एक बेटी, जिसको मैं फिर कहूँगी कि जाति के आधार पे जिन समाज के साथ शोषण होता आ रहा, और जब वो पावर में आती हैं तो वो मानवता की और जनहित सर्वजन हित सुखाय की बात करती है, तो वो तो सबको देंगी रिप्रेजेंटेशन, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, सभी को देंगी, माइनॉरिटीज को देंगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू होता है और उनसे कहा जाता है कि आपके ऊपर एलिगेशन लगता है कि आप ठाकुर बात कर रहे हो, तो कहते हैं ये तो प्राउड का विषय है कि हमारे देश के अंदर ठाकुर जाति में भगवान ने जन्म लिया। हद हो गई है, आप क्या मैसेज दे रहे हो? देश का युवा, मतलब कहीं ना कहीं आप कास्ट को, जिस आइडियोलॉजी पे मान्यवर हमारे जो कांशीराम जी थे, या हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, जो लोग जाति से पीड़ित थे, उन्होंने जाति को अवलिश करने की बात की। बीएसपी पार्टी भी जाति को खत्म करने की बात करी, उस आइडियोलॉजी पे काम करी, और आप टैग उन पे लगा देते हो जातिवाद का। और अगर किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को, अगर हम, जो काम अच्छा कर रहा है,
उसको स्पेस देते हैं तो आप ब्राह्मणवाद का टैग लगा दे रहे हो। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आज की डेट में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा जातिवाद फैला रही है, और जिसका जीत सार्वजनिक मंच पे लोग जातियों के नाम गिनवाते हैं, और वो तो ठाकुरवाद की बात करते हैं। हद हो गई। एक चीफ मिनिस्टर, क्या ठाकुरों का सिर्फ चीफ मिनिस्टर है? और ये कहीं ना कहीं इनका जो घमंड है पूजा जी, ये हम लोगों ने देखा है हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस में, क्योंकि वो जो वहां पर जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो एक्यूज्ड पर्सन उस पर्टिकुलर समुदाय से आ रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं, उससे आ रहे हैं। तो उनको इन्होंने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, और साथ ही साथ इन्होंने जो परिवार को आश्वासन दिया था वो आश्वासन इन्होंने एक भी पूरे नहीं किए। अदर केसेस में इन्होंने अगर कहा तो वो पूरे भी किए, लेकिन इसमें क्योंकि इनके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि इस देश का जो दलित समाज है उसको हम उसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जो सदियों से होता आया। ये इन्होंने मैसेज दिया। हाथरस केस की अगर किसी दिन अगर हम बात करेंगे तो पूरी डिटेल में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट इन लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी हरास करने की कोशिश कर रही। जो डीएम वहां पर प्रेजेंट था जिस टाइम ये क्राइम हुआ, उस डीएम को अभी तक इन्होंने सस्पेंड नहीं किया। क्यों नहीं किया है? तो बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे लगता है कि फिर अगेन मैं कहूँगी कि बसपा पार्टी जो है बाकी में इस देश के अंदर एक बहुत अच्छी पार्टी है, मानवतावाद को लेके चलती है, और उस मानवतावाद में जाति, धर्म, लिंग, हर चीज से ऊपर उठ करके हम काम करने वाले लोग हैं। और यही मैं आपके चैनल से अगेन मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों को, बसपा को जरूर चुनिएगा आप। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से आप प्रभावित हैं व्यक्तित्व से, बहन मायावती से, उनकी कौन सी एक क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसे देखकर आपको लगता हो कि ये हमारे में एक सिमिलैरिटी है? निडरता। निडरता, एक निर्भीकता, ये दो चीजें क्योंकि पूजा जी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास। आप देखिए एक तरफ जहां पूरा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है और उनका आत्मविश्वास देखिए, और वो कह भी चुकी हैं, अमित शाह जी ने जब उन पर कमेंट किया था तो उन्होंने आंसर किया था कि हमारे लोग हैं, हम पहले काम कर चुके हैं, हमें सर्दी से इतना बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। और अब देखिए दोबारा से वो फिर से उठ खड़ी हुई हैं, और कल से रैलियां जो है अगेन होना शुरू हुई हैं। ग्रास रूट लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये बसपा पार्टी के जो लोग भी हैं उनको कहूँगी, जो भी कार्यकर्ता हैं, कि आप अपना आत्मविश्वास अपनी लीडर बहन मायावती जी की तरफ बनाए रखें, जितना हो सके लोगों का सपोर्ट लेकर के उनसे वोट डलवाएं। अपना बूथ, जो हमारा नारा दिया गया है कि बूथ लेवल पे जाकर के हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो काम जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो संदेश है आपका जो वो लोगों तक पहुंचे, और बूथ लेवल पे जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि हर बार की तरह बसपा जो ये ओपिनियन पोल्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग 2007 की तरह, बिल्कुल 2007 में भी ऐसा था, 39 से 40 सीटें बताई जा रही थी और वो बहुमत में थी सरकार में। तो कुछ इस तरीके की फिर से अपनी वो प्रदर्शन को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू।